चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूँ आपको पता चल ही क्या होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस मंथ के लास्ट तक पूरे सिलेबस को खत्म कर दी जाएगी। इस सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है मैं इस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे। अभी मैं बता दूं, क्लास 12 की केमिस्ट्री 2026 एग्जाम के लिए एक हम चैप्टर पर है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको सीधा क्लियर करता हूं। पहले मैं 1 मिनट समय में आपसे इजाजत मांगूंगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। देखो बुआ, हर चैप्टर का, मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है अभी चैप्टर 3 पर है विद्युत रसायन। ऐसे केमिस्ट्री में टोटल आपको 16 चैप्टर है। सोचो ना, 16 चैप्टर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, ठीक है ना, 20। यानी कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन भी पूछे गया तो आपका क्वेश्चन 16 हो गया। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हमको जवाब मात्र 10 क्वेश्चन का ही देना है। जवाब कितना देना है? 10 क्वेश्चन का। यानी कि हमको 20 क्वेश्चन से मतलब नहीं, हम सिर्फ 16 क्वेश्चन पर टारगेट करेंगे। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन को टारगेट करके चलेंगे। एक क्वेश्चन हमको जवाब देना है हर चैप्टर से। 16 चैप्टर के हो गए, 16 क्वेश्चन जवाब हो गए, लेकिन हमको जवाब मात्र 10 का ही देना है। तो ये 6 आपके क्वेश्चन एक्स्ट्रा है कि नहीं? 10 क्वेश्चन का जवाब आराम से दे पाओगे। अब बताइए, एक चैप्टर से हमको एक क्वेश्चन का ही जवाब देना है सब्जेक्टिव में, तो क्या एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन पढ़ना चाहिए? 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन? नहीं, उतना क्वेश्चन आप याद नहीं कर पाओगे। आपकी दिमाग, जो आपकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, आपकी जो मेमोरी है, हर एक मेमोरी होता है, दिमाग बढ़ता जाता है। बचपन का आप याद देखो, ABCD याद करते थे, कितना तामझाम लगता था। अभी आपको लगता है कि क्या बात है। 10th देख लो, 10th यार कितना आसान लगता है। तो जितना आगे उम्र बढ़ते जाएंगे, दिमाग आपकी बढ़ते जाएगी। तो अब 10 क्वेश्चन को टारगेट रखना है। 16 चैप्टर में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, तो मैं हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको करना है। तो ज्यादा नहीं, हर चैप्टर से हम क्या किए हैं, 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के लाए। क्योंकि एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है भाई, एक क्वेश्चन ही पूछेंगे आपके एग्जाम में। तो 10 क्वेश्चन आपके लिए इनफ है। बहुत ज्यादा 10 क्वेश्चन है, कम नहीं होता है। हर चैप्टर से 10 टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे। ये सभी चैप्टर का आपको खत्म कर दी जाएगी इस मंथ में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार शेयर करना। टॉप 10 क्वेश्चन के इस सीरीज में मेरा स्वागत है। केकेजी क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पे भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। ऐप पे बहुत सस्ता सुविधा में ऑल विषय का क्लास दी जा रही है, लेने के प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फैराडे के विद्युत अपघट्य के प्रथम नियम। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है फैराडे का प्रथम नियम को लिखे, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, फैराडे का प्रथम नियम कहता क्या है, चलिए समझते हैं। कहता है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा, किसी इलेक्ट्रोड, देखिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोड अलग चीज होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पता है इलेक्ट्रोड अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है। यहां पे इलेक्ट्रोड की बात की गई, तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा या मुक्त पदार्थों की मात्रा, ऐसे भी कह सकते हैं। उससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, या उसमें उपस्थित आवेशों की मात्रा के समानुपाती होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा मुझे कमेंट किया था कि सर ऐसे लिख कर तक कोई भी पढ़ा देगा। बिल्कुल सही बात है, लिख कर सब पढ़ा देगा। तो आप कभी पढ़ा कर आप देखना। जो बच्चे को लगता है कि हम ये चीज कर लेंगे, तो इस चीज को करो। आप बैठे क्यों यार, करो। लगता सबको आसान है कि कर लेंगे, जब करने आते हैं तब पता चलता है। आप सोचो, जिस तरह से हम बोल पा रहे हैं आपके सामने, जिस तरह से हम आपको समझा पा रहे हैं, क्या आप कभी अपने आप को कहना कि चलो ठीक है, आपके मन में उठ रहा होगा हम भी कर लेंगे, ठीक है अच्छी बात है, कर लोगे तो उससे अच्छी और अच्छी बात है। तो आप क्या करो, कैमरे मोबाइल ओपन करो, बोर्ड लो और आप पढ़ा के देखो। एक बार खुद पता चल जाएगा। यहां तक कैमरा छोड़ दो, डायरेक्ट मोबाइल में पढ़ा कर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा क्या आपको क्या झिझक क्या क्या पढ़ा पा रहे। ठीक है, तो फैराडे का नियम क्या कहता है, किसी
इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त मतलब फ्री पदार्थों की मात्रा उससे प्रवाहित विद्युत धारा या प्रवाहित आवेशों की मात्रा के समानुपाती होता है। क्या कहा गया? विद्युत अपघट्य से गुजरने वाला विद्युत आवेश या प्रवाहित, गुजरने वाला मतलब प्रवाहित होने वाला, गुजरने वाला आवेशों की मात्रा के सीधा समानुपाती होता है। मैंने वही बताया। देखो जितना बार डिफिनेशन पूछोगे सब अलग अलग बताएंगे। यहां पे कहा गया किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा उससे प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होता है, मैंने ऐसे कहा। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि विद्युत अपघट्य से गुजरने वाला विद्युत आवेशों के सीधा समानुपाती होता है। वही बात हुआ। इसका फॉर्मूला होता है W = ZIT। यह प्रथम नियम का फॉर्मूला है। ऐसे इसको चाहो तो इसको और ज्यादा क्या कर सकते हो, डिटेल में पढ़ा जा सकता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, मानकर। लेकिन हमको 2 मार्क्स के लिए पढ़ना है तो ज्यादा तामझाम नहीं चलेंगे, उतना ही जितना आपको जवाब देना है, ठीक है। तो क्या कहा, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा किसी विद्युत अपघट्य पर, विद्युत अपघट्य से गुजरने वाले विद्युत आवेशों की मात्रा के सीधा समानुपाती होता है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोडों से मुक्त पदार्थों की मात्रा पदार्थों से गुजरने वाले विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए जो फैराडे चचा जो थे वो 2 नियम दिए थे। फैराडे चचा क्या दिए थे? 2 नियम दिए थे। तो प्रथम नियम तो हम लोग पढ़ लिए, द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं। द्वितीय नियम पढ़ने से पहले मैं बता दूं, हर चैप्टर का टॉप 10 सब्जेक्टिव, हर चैप्टर का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव, टॉप 40 ऑब्जेक्टिव, यानी कि अप्रॉक्स आपको हर चैप्टर का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह से ऑल सब्जेक्ट केमिस्ट्री हुए, फिजिक्स हुए, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे जो बिहार बोर्ड में आपको 400 से लेकर 450 के बीच में आपको करने के लिए काफी मदद मिलेगी। अगर इतना करना है तो पूरे बुक या पूरे गेस पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप टॉप 10 और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल कर सकते। यह पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, यह कोर्स प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। 91 17 82 30 62 पर आप कॉल कीजिए, बिल्कुल आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम से कम पेज में दी जाएगी ताकि आप उससे प्रिंट आउट करके याद कर सकते हैं। 20 रुपए 30 रुपए में प्रिंट आउट हो जाएगा। 20 से 25 पेज में आपको पूरे पीडीएफ को प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ऑल सब्जेक्ट का अगर लेते हो तो मात्र 299 रुपया लगेगा। अगर एक सब्जेक्ट का लेते हो तो 99 रुपया लगेगा। यह आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। अगर ऑल विषय का लेते हो तो नंबर आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड की जाएगी, जहां से आप पूरे एग्जाम तक हेल्प ले सकते हो। बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है। 2 नंबर क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, या ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम क्या कहता है, चलिए समझते हैं। कहता क्या है, जब विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट के विलयनों में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसे कहा गया विभिन्न मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में, जैसे कि बहुत सारा विलयन रखा हुआ है अलग अलग। इससे मैं एक पात्र बनाता हूं, सपोज डेट ठीक है, ये अलग अलग है, ये सभी में क्या रखा हुआ है, विलयन रखा हुआ। ठीक है, सभी में क्या है, कुछ ना कुछ इसमें विलयन रखा हुआ है। वही कहा गया कि जब विभिन्न मतलब अलग अलग विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के विलयन है, लेकिन विद्युत धारा सबका विलयन का वैल्यू अलग अलग है। मैं लिख देता हूं V1 V2 V3, ये सभी विलयन अलग अलग है, लेकिन इसमें जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम लोग, ये समान कर रहे हैं। इसमें भी I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, सभी में धारा जो है इक्वल प्रवाहित कर रहे हैं। तो वही कहा गया कि जब विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में
समान विद्युत धारा, यानी कि एक ही विद्युत धारा एक समान समय तक प्रवाहित की जाती है। मतलब एक समान तक, यानी कि टाइमिंग भी सेम होना चाहिए। मतलब 5 मिनट प्रवाहित कर रहे तो सभी में 5 मिनट ही प्रवाहित करेंगे। अगर हम इसमें 5 मिनट तक 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए तो सभी में 5 मिनट में 10 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित करेंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखना, जब विभिन्न विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में एक ही समय पर या एक ही समान विद्युत धारा एक समय उतना ही समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। देखो जितना बार हम बोलोगे उतना बार डिफिनेशन हम चेंज करते चले जाएंगे, है कि नहीं। देखो इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। जब विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सभी इलेक्ट्रोलाइट के अपघटित पदार्थों के बाहर उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अब ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपसे, मैं आगे बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो वही कहता है कि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जब सभी इलेक्ट्रोलाइट में अपघटित पदार्थों के बाहर, यानी कि सभी इलेक्ट्रोलाइट में जो अपघटित पदार्थ होगा उसके जो भार है, उसके जो द्रव्यमान है, वो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे रासायनिक तुल्यांक के अनुपात होगा, यानी कि समानुपाती होगा। यानी कि आप कह सकते हैं W1/W2 E1/E2। ऐसे में इसको बनाना पड़ता है, तो बनाने समय आपको पूरे इसकी थ्योरी के साथ समझना पड़ेगा, जो मैं आपको 1 शॉट में समझा चुका हूं। ठीक है, यह आपके हुए फैराडे का द्वितीय नियम, और बगल में मैं डेट दे रखा हूं, डेट को आप ध्यान रखना, बिहार बोर्ड में पूछा गया डेट है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना। देखो यहाँ पे आ गया ना, रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। अब यही क्वेश्चन था ना यहाँ पे, उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। रासायनिक तुल्यांक क्या, चलिए समझते हैं। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन आपसे, रासायनिक तुल्यांक पूछ रहा है। तो किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह भार है, भार मतलब द्रव्यमान, क्योंकि वहां पे कहा गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भार के अनुपात होता है। भार मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो किसी पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह भार है, वह द्रव्यमान है जो उस पदार्थ का उस पदार्थ से 1 फैराडे आवेश या विद्युत आवेश को आपके प्रवाह में इलेक्ट्रोलाइट क्रिया में मुक्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों, डिफिनीशन आप कहोगे सर इतना इजी है, इतना छोटा है, क्योंकि मेरे यहाँ छोटा ही डिफिनीशन दी जाती है। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में एक शायरी फेंक कर मार सकते हो। 1-2 बच्चा ने शायरी लिखा है, मैं उस शायरी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, आप उसको देखिएगा। बहुत अच्छा शायरी लिखा है बउआ लोग, ठीक है ना। एक दो बच्चा ने कमेंट में शायरी लिखा है, मैं पढ़ के बताऊंगा थोड़ा देर में, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें, तो कहता है किसी पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह भार है जो 1 फैराडे विद्युत धारा या 1 फैराडे विद्युत आवेश को प्रवाह में इलेक्ट्रोलाइट के क्रिया में मुक्त होता है। क्या कहा, फैराडे का जो सीधा कहा गया हुआ फैराडे क्या कहा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो किसी पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह भार, वह वजन, वह द्रव्यमान है जो 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोलाइट से जितना मुक्त होता है, उसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बगल में डेट आप देख सकते हो, डेट कितना बार पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका हम टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकित चालकता को परिभाषित करें। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, विशिष्ट चालकता अलग पूछा और तुल्यांकित चालकता अलग पूछा। तो हम यहाँ पे विशिष्ट चालकता पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम तुल्यांकित चालकता पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो विद्युत यहाँ पे विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट चालकता को विद्युत अपघट्य के प्रतिरोधकता के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम, देखो प्रतिरोधकता को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं, याद रखना। क्या कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो विशिष्ट चालकता को हम डिफिनेशन कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा यानी कि विपरीत विलोम के रूप में हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो याद रखना, सीधा कहा गया विशिष्ट चालकता को विद्युत अपघट्य के प्रतिरोधकता को हटाकर मैं विशिष्ट चालकता का भी प्रयोग कर सकता हूं। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता के विलोम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे कप्पा द्वारा सूचित करते हैं। तो K बराबर 1/ρ। ये रो जो होता है ये प्रतिरोधकता को डिनोट करता है, विशिष्ट प्रतिरोध को डिनोट करता है। इसलिए कप्पा बराबर क्या होगा 1/ρ, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना, तो उसके विलोम क्योंकि उल्टा के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसलिए विलोम कर दिए। तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उस आयन के चालकता है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उस आयन की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक के विद्युत अपघट्य को 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को वोल्ट मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होती है। तुल्यांकी चालकता कहलाता है। इसे हम लेमडा EQ द्वारा सूचित करते हैं। अब इसको लेमडा पढ़ते हो भाई, ये भी लेमडा है, लेकिन ये स्मॉल लेमडा है या कैपिटल लेमडा। जैसे ABCD हम लोग, ये बड़ा ए है, ये छोटा ए है कि नहीं, दोनों अलग है। उसी तरह से ये लेमडा छोटा लेमडा है, बड़ा लेमडा है, यहाँ पे लेमडा द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो क्या कहा, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उस आयन की चालकता होता है जो 1 ग्राम तुल्यांक के विद्युत अपघट्य को 1 ग्राम तुल्यांक के विद्युत अपघट्य को वोल्ट मिलीलीटर में विलय करने से घुलाने से उत्पन्न होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लेमडा EQ द्वारा सूचित की जाती है। लेमडा EQ बराबर क्या होगा, KV हो जाएगा। ये हमारा तुल्यांकी चालकता है। डिफिनीशन थोड़ा सा आपको लगेगा कि अजीब है, लेकिन बहुत आसान है। 1 लाइन का डिफिनीशन है, आराम से, डिफिनीशन मतलब परिभाषा, आराम से याद कर पाओगे इसको इजी से। इसलिए सबका नोट्स आप अपने व्हाट्सएप से आप प्राप्त कर सकते हो और उसे पढ़ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, आप कहीं कोचिंग क्लास में पैसा देकर फंस चुके हैं, वहाँ समझ नहीं आता, तो यहाँ पे आप कोर्स ले सकते हैं। बहुत सस्ता, 500 से कम में आपको सब कुछ हो जाएगा। लाइव क्लास भी हो जाएगा, PDF नोट्स भी मिल जाएगा, सब तरह के हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। सबसे सस्ता हमारे यहाँ अधिकतम प्राइस 500 होता है, सोच लीजिए, अधिकतम प्राइस, और उससे कम का ही सब हमारे पास अवेलेबल है। 100 रुपये का है, कोनो 150 का है, कोनो 200 का, कोनो 399 का है, मतलब सब चीज़ अवेलेबल है। मैं आपको बता दूंगा, आप कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स जरूर ले लीजिए। आप कहीं भी कोचिंग क्लास करते तो करते रहिए, लेकिन इसको भी एक साथ में ले लीजिए। डेली आप 1 घंटा यहाँ से पढ़िए, ठीक है। नहीं तो आप जो नहीं पढ़ता है कहीं कोचिंग क्लास, तो आप भाई पूरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर डेली हमसे अगर 1 से 2 घंटा पढ़ लेते हो, 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोलर चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। भाई ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन 2024 में क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे आपसे पूछा गया कि मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इजी। तब जैसे जैसे तनुता बढ़ती है वैसे वैसे मोलर चालकता बढ़ती है, काम खत्म। प्रभाव क्या पड़ता है, मोलर चालकता बढ़ेगी तो तनुता भी बढ़ेगा, हो गया भाई। यही तो पूछा आपसे, मेन तो ये है कि जैसे जैसे तनुता बढ़ती है मोलर चालकता बढ़ती है, डिफिनेशन खत्म। क्योंकि भाई मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ा, अगर मोलर चालकता पर तनुता आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तनुता बढ़ेगा, मोलर चालकता बढ़ेगा, यही तो प्रभाव पड़ रहा है ना, दूसरा कुछ थोड़ी ना। ताम झाम लिखने के लिए कुछ भी लिख दो, लेकिन मेन तो ये है। तो क्या, जैसे जैसे तनुता बढ़ती है वैसे वैसे मोलर चालकता। जैसे आप ही देखो, बारात लोग जाता है तो बारात में किसका वैल्यू होता है, बरातिया का वैल्यू होता है, नहीं। सिर्फ कुछ भी हो, पूरा बारात सिर्फ एक दूल्हा एक दुल्हन के लिए सजा रहता है, तो उस दुल्हा का महत्व है, न कि उस बरातिया का महत्व है। बरातिया खाना खैलन न खैलन उससे कोई मतलब नहीं, खैबा तैयो बाबा, न खैबा तैयो बाबा, जा। लेकिन मेन उसका दुल्हा, सबको दुल्हे से मतलब है, तब बराती का मतलब दुल्हा है कि नहीं, या दुल्हन है कि। उसी तरह से इसमें डिफिनीशन का मेन पॉइंट से मतलब होता है, उसके आगे पीछे क्या उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर आपका मेन पॉइंट देखेगा, आगे पीछे वाला नहीं देखेगा। याद रखना, मोलर चालकता
पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे तनुता बढ़ती है वैसे वैसे मोलर चालकता भी बढ़ती है। अगला हमारा क्वेश्चन हो गया, संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? संचायक बैटरी क्या है? बहुत प्यारा सा है संचायक बैटरी। देखो भैया, संचायक बैटरी को हम लेड स्टोरेज बैटरी इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी। संचायक बैटरी का मतलब होता है लेड स्टोरेज बैटरी। ये एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। ठीक है, आपको जब हम पढ़ाए थे लेड स्टोरेज बैटरी, उसी को हिंदी में संचायक बैटरी कहते हैं, जो बेसिकली एक द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार कर सकते हैं, मतलब उसको बार बार आवेशित करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी, जैसे मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर लेते हैं, फिर खत्म, फिर चार्ज, मतलब इसकी चार्ज बार बार, इसका रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार करते हैं, चार्ज इसको बार बार करके उपयोग में लाते रहते हैं। इमरजेंसी लाइट हो गया, इन्वर्टर के बैटरी हो गए, बहुत सारे बैटरी ऐसा है, वो हमारा द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल मतलब बैटरी होता है, ठीक है, द्वितीयक बैटरी होता है, द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल होता है जिसका केवल एक बार ही चार्ज कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आप लोग रिमोट की बैटरी की बात कर ले, जो इस रिमोट में बैटरी लगता है उसको एक बार जब उपयोग होता है उसको फेंक दी जाती है, डबल उसको चार्ज आप नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो यह आपको प्राथमिक सेल है जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, पुनः उसको आवेशित करके मतलब चला नहीं सकते हैं, पुनः उसको आवेशित नहीं कर सकते, प्राथमिक सेल कहलाता है। तो द्वितीयक सेल का एक एग्जाम्पल है जिसका है लेड स्टोरेज बैटरी, इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। और लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है बेसिकली ये लिथियम आयन का बना होता है, लिथियम आयन का ये बना होता है, ये चार्जेबल होता है, इसको बार बार हम आप चार्ज में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्लीज आप लोग शेयर कर देना एक बार, ठीक है। चलिए, एक बच्चा ने नाम शायद उसका आदित्य है, एक बच्चा कमेंट कर रखा है, एक शायरी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, अच्छा या खराब है आप खुद बताना, ठीक है ना। चलिए, मोहब्बत मोहब्बत की हद ना पूछो हमसे, मोहब्बत की हद ना पूछो हमसे, हमने हर सांस में तुझे चाहा है, हमने हर सांस में तुझे चाहा है, दिल की धड़कनों को समझाओ जरा, हर लम्हा सिर्फ तेरा नाम लिखा है और लिया है। कुछ खास तो है नहीं लेकिन ठीक है, चलो अच्छी बात है। इस तरह से जो मोहब्बत का दिल टूटा हुआ आशिक है शायरी लिखकर काम चला रहा है, तो आप भी लिख सकते हो। है तो बहुत शायरी बट लेकिन हमको अच्छा लग नहीं रहा है, ठीक है ना। अब बढ़िया सा दो चार शायरी लिखो तब जाने कि यार हाँ चलो ठीक है। ठीक ठाक नहीं शायरी लिखा है, सब बढ़िया सा शायरी लिखो, दिल जरा आशिक। चलो, तो संचायक बैटरी क्या होता है चलिए समझते। संचायक बैटरी वह बैटरी होती है जिसे चार्ज करके पुनः प्रयोग में ला जा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया संचायक बैटरी जिसको लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, ये भी इसके लिए द्वितीयक सेल का एक उदाहरण है, ठीक है ना। एक बैटरी होता है और द्वितीयक सेल ऐसा होता है जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। उसी तरह से लेड स्टोरेज बैटरी को पुनः चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं, इसको बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो ये कहा गया संचायक बैटरी जो होता है, संचायक बैटरी वह बैटरी है जिसको हम पुनः चार्ज करके प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको बार बार चार्ज करके, चार्ज मतलब आवेशित करके, ठीक है ना, जिसे चार्ज करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप पे लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी यह चार्जेबल होती है।
चार्जेबल मतलब ये चार्ज करके पुनः उपयोग ला सकते हैं। बहुत डिफिनेशन क्लियर है। संचायक बैटरी वह बैटरी है जिसको पुनः चार्ज करके उपयोग में ला सकते हैं। लेड संचायक बैटरी ये संचायक बैटरी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं लेड एसिड बैटरी या लिथियम आयन, ये सब चार्जेबल बैटरी है। ठीक है, आगे चलिए। ये क्वेश्चन 2024 में एग्जाम में पूछ चुका है बउआ, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन कहा प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल वह सेल है, मैंने अभी जस्ट बताया प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते, जैसे कि घड़ी की बैटरी, रिमोट की बैटरी, कुछ ऐसे बैटरियां होती है, बैटरी जो आपने देखा होगा जिसको एक बार दुकान से लाते हो उपयोग करके फेंक देते हो, उसको चार्ज डबल नहीं कर सकते, है कि नहीं, उसको चार्ज डबल नहीं की जा सकती। तो वही कहता है प्राथमिक सेल कहता है प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसका एक बार उपयोग कर सकते हैं, जिसका एक बार हम क्या कर सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कर सकते हैं, उसको बार बार रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। यानी कि बार बार रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऐसा ही क्या होता है, H2SO4 का होता है, H2SO4 का रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, H2SO4 का रेडॉक्स अभिक्रिया की जाती है, इसमें रहता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है उसको चार्ज करने का एक प्रक्रिया है। जब रेडॉक्स अभिक्रिया होगा तब बैटरी पुनः चार्ज हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो वही कहता है कि प्राथमिक सेल क्या है, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, इसको पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। अब हम डिफिनेशन की ओर चलते हैं। प्राथमिक सेल वह रासायनिक सेल होता है जिसमें केवल एक बार उपयोग किया जाता है, मैंने वही बताया केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है, इसे चार्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे डेनियल सेल, यहाँ पे मरकरी सेल, ये सब क्या है, ये आपका जो सेल होता है प्राथमिक सेल होता है। तो ये क्या आ गया, प्राथमिक सेल वह रासायनिक सेल है इसे केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है, इसे चार्ज नहीं किया जा सकता। पहले पता चार्ज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए डेनियल सेल, यहाँ पे ड्रायल सेल, मरकरी सेल, ये सब क्या है, प्राथमिक सेल है, इसका केवल एक बार ही उपयोग की जाती है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड और यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये दोनों को परिभाषा देना है। जो अच्छा क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा भी गया है। देखो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाऊं और उस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से ही मतलब रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए सोचोगे एग्जाम में दो चीज करना तो संभव नहीं होता है। आप एक बार सोचोगे कि हम पूरा किताब के महारथी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी जितनी क्षमता है उतना ही याद कर सकते हो। आपकी योग्यता, आप सोचोगे कि सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है बउआ। सबकी दिमाग की मेमोरी अलग अलग होती है, किसी का 16 GB है, किसी का 32 GB है, किसी का 64 है, किसी 128 है। उम्र पे डिपेंड करता है, सब उम्र पे डिपेंड करता है, या माता पिता के DNA पे डिपेंड करता है। अगर आपके माता पिता का DNA बेहतर है, उनकी दिमागी क्षमताएं बेहतर है, उसी तरह से आपकी दिमागी क्षमताएं भी बेहतर होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि किसी का माता पिता का दिमागी क्षमता बेहतर नहीं है फिर भी उसके DNA पर जरूर जाता है, याद रखना। हाँ, कोई अजूबा होता है, उसका बातें छोड़ दो। कोई अजूबा होता है जिसका किसी का कुछ रूल काम नहीं करता है। ठीक है, अगला हमारा है आप इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। इलेक्ट्रोड क्या है, चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रोड वह ठोस चालक तत्व जो इलेक्ट्रोड लाइट में डुबाया जाता है और जिस पर ऑक्साइड या अपचयन क्रिया होती है। कहा गया इलेक्ट्रोड क्या होता है बुआ, मैं आपको समझाता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो बुआ जितना जल्दी हो सके इस नोट्स को प्राप्त करके आप डेली 1 घंटे याद करना शुरू कर लो, ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में आए और अच्छे मजा भी आए। क्योंकि देखो सिंपल बुआ बात है कि आप सोचोगे कि पूरा बुक पूरा गेस पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि हर चैप्टर से इतना क्वेश्चन, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको याद करना, इसके अलावा समय बचेगा जो करना है करो। ठीक है, तो वह ठोस चालक तत्व इलेक्ट्रोड क्या है, वह ठोस चालक तत्व जो इलेक्ट्रोड लाइट में डुबाया जाता है और जिस पर ऑक्साइड अपचयन क्रिया करता है, जिस पर ऑक्साइड अपचयन क्रिया करता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो इलेक्ट्रोड विभव वह विभव अंतर है, विभव मतलब अंतर ही होता है,
तो इलेक्ट्रोड विभव वह विभव अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस, जो किसी इलेक्ट्रोड और उसके आयन के विलयनों के बीच, जो उसके इलेक्ट्रोड और उसके आयन, इलेक्ट्रोड उसके आयन के विलयनों के बीच विद्यमान होता है, उपस्थित होता है, उसे मैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाला नीचे देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम से भी मैं डाल रखा हूं। अगला है कि मानव इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित दे। ये क्वेश्चन 2013, 2014, 2016 के एग्जाम में पूछा चुका है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। कहता है कि 298 केल्विन ताप पर जब एक इलेक्ट्रोड को उसके आयन को, जब 298 केल्विन ताप पर एक इलेक्ट्रोड के उसके आयन, एक इलेक्ट्रोड के उसके आयन को 1 मिली सांद्रण वाले विलयन में डुबाया जाता है। क्वेश्चन समझना, कहा गया 298 केल्विन ताप पर एक इलेक्ट्रोड के आयन को 1 मिली सांद्रण वाले विलयन में डुबाया जाता है, तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव, और जो उससे उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, क्या कहा गया कि 298 केल्विन ताप होना चाहिए। एक इलेक्ट्रोलाइट की पदार्थ की जो मात्राएं है उसको किस में डुबाया जाता है? 1 मिली सांद्रण वाले विलयन में डुबाया जाता है, और उससे जो उत्पन्न विभव है, तो उससे उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसे ई नोट के द्वारा सूचित की जाती है। ठीक है, एक बार आप शेयर करना प्लीज मेरे प्यारे बच्चों। टाइमिंग आपको पता है, 11 बजे भी क्लास चलते हैं, दिन में 11 बजे आपको बायोलॉजी के क्लास चलेंगे, नाइट में आपको 7 बजे फिजिक्स का और 8 बजे केमिस्ट्री का क्लास चलेंगे। डेली क्लास का रूटीन यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? एक एक उदाहरण। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? एक उदाहरण देना है आपको, बहुत प्यारा। ठीक है ना, चलिए देखो, कभी कभी हम किसी इंसान के लिए इतना जरूरी नहीं होता, मतलब इतना जरूरी भी नहीं होते हैं, फिर भी हम जितना हम सोच लेते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखना, आपकी मतलब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक अरे सोच को क्या बोलते हैं, अपने आप को एक्सेप्टेशन, अरे यार उसको मन में बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, मतलब किसी से इच्छाएं, हम सोचते हैं कि वो मेरे लिए इतना खास है, लेकिन उतने खास होते नहीं हो, बस अपने अंदर बस सोच लेते हो। तो ऐसा मत सोचा करो कि आप किसी के लिए बहुत खास हो। खास कोई किसी के लिए नहीं होता है। जरूरत पड़ेगा तो खास है, जरूरत नहीं है तो आप कौन है कोई नहीं पूछेगा। हम इस चीज को अनुभव किए हुए हैं, आप इस चीज को अनुभव करो, बहुत मजा आएगा। चलिए, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, चलिए समझते हैं। ऐसे यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित विघटित हो जाते हैं, ऐसे यौगिक जो जल में पूर्णतः घुल जाता है, आयनित हो जाता है, पता नहीं, जैसे चीनी और पानी, वो जल में पूर्णतः घुल गया। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे बउआ? या सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, वही कहा प्रबल विद्युत अपघट्य। ऐसे यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित, मतलब आयनित होकर विघटित हो जाता है। आयनित मतलब घुल जाता है, उसमें जाकर मिल जाए या घुल जाए, तो ये कहते हैं। पर ऐसे यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसे हम कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का नाम है नमक। ठीक है ना, और नमक जल में क्या होगा? घुल जाएंगे पूर्णतः। इसको अलग से देखना पॉसिबल नहीं है, जब नमक घुलते तो पता चलेगा कि नमक किधर है। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? ऐसे यौगिक जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आंशिक रूप से घुलते हैं। जैसे कुछ मिट्टी है तो मिट्टी पता चल जाएगा, बालू है, कंकर पत्थर है, तो जल में नहीं घुल पाता है, ये पता चलता है, आंशिक रूप से घुलता है। वो ऐसे यौगिक जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब घुलता है, उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए CH3COOH NH4CO, ये सब क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो प्रबल और दुर्बल में क्या फर्क है? तो प्रबल ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, उसे हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? वैसे यौगिक जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते, उसे हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं।
समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन था। हर चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन आप ले सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में। आपको कम से कम पेज में, आपको 10 पेज में या 5 पेज में एक चैप्टर का, यानी कि 25 से 30 पेज में पूरे सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाएंगे। उसे लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हिंदी मीडियम अलग होंगे, इंग्लिश मीडियम अलग होंगे, ठीक है। आप इसे लेकर डेली 1 घंटा पढ़ करके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। और आपको एक होता है ना टारगेट फिक्स, वो टारगेट फिक्स करना है आपको, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अगर किसी प्रकार की हमसे गलती त्रुटि हुई हो तो माफ करने के प्रयास करना, क्योंकि मैं एक भगवान नहीं इंसान हूँ, और इंसान से गलती होती है, भगवान से नहीं। भगवान को कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान तो गलती करेंगे नहीं, हम इंसान हैं तो गलती तो करेंगे ही। हर आदमी गलती करता है, लेकिन हम अपने तरफ से 100% प्रयास किए हैं आपको समझाने और पढ़ाने का। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।